Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 4 of class 7th Geography, and the chapter's name is Air. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Air. सो एयर मतलब कि हवा, और हम सबको पता है हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अ लॉट अबाउट एयर. वी आर गोइंग टू सी what components make the air, what is atmosphere, and what are the various layers of atmosphere, or what is the structure of atmosphere. इसके अलावा हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. तो हमारी जो अर्थ है वो एक ब्लैंकेट से घिरी हुई है. कैसा ब्लैंकेट? आप बोलोगे कि मैम हमें तो कोई ब्लैंकेट दिखता नहीं है. आई कैन नॉट सी एनी ब्लैंकेट. तो ये जो ब्लैंकेट है वो किसी कपड़े का नहीं है, ये ब्लैंकेट है एयर का. इसका मतलब ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ एयर से बना हुआ एक ब्लैंकेट है. मतलब कि इसके चारों तरफ एक लेयर है एयर से बना हुआ. राइट. सो ये हवा है, यहाँ पे एयर है. राइट. सो ये एयर है और अर्थ के चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज सराउंड्स द अर्थ. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. सो हम सबको पता है कि हम लोग हवा से ही सांस लेते हैं. हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो हवा के जरिए ही मिलती है और सभी लिविंग थिंग्स को हवा की जरूरत होती है और बिना एयर के वी कैन नॉट सर्वाइव. तो इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे पानी होता है उसी तरह हवा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज. तो सांस लेने के लिए तो हमें हवा जो है वो ऑक्सीजन देती है, बट इसके साथ साथ सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक जो किरणें होती हैं, उनसे हमें एटमॉस्फेयर बचाता है. कैसे बचाता है? सो ये हमारी अर्थ हो गई और इसके चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर, और जहां पे है हमारा सन मान लो. ठीक है. अब सन से जब रेज आएंगी, यूवी रेज आती हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उनको रेडिएट कर देता है. जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको वापस भेज देता है, उनको हमारे अंदर घुसने ही नहीं देता. जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ तक बहुत सारी ऐसी हार्मफुल रेज हैं जिनको आने ही नहीं देता. और अगर वो रेज हम तक आ जाएंगी तो विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. अगर ये हानिकारक जो किरणें हैं सूरज की, अगर वो हम तक आ जाएंगी तो जैसा कि इसमें लिखा है वी वुड बी बेक्ड अलाइव, मतलब कि हम भुन जाएंगे एकदम. इतनी ज्यादा हीट होगी कि हम यहाँ पे जीवित रह ही नहीं पाएंगे, एकदम जल जाएंगे दिन के टाइम पे. और वहीं रात के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे एकदम बर्फ जमी होगी. मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन आपको देखने मिलेगा. आज आप देखते हो कि दिन में बहुत गर्मी रहती है और रात को भी थोड़ी बहुत जो है मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि एकदम ही अपोजिट हो जाए कि दिन में 100 डिग्री है और रात में -100 डिग्री है. ऐसा वेरिएशन तो नहीं होता ना कि मान लो दिन में 37 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है तो रात को मान लो 25 डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन रहता है, बट इतना ज्यादा एक्सट्रीम वेरिएशन नहीं होता. तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इस तरीके का बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने मिलती कि हीट दिन के टाइम में बहुत ज्यादा होती और वहीं सर्दी रात के टाइम बहुत ज्यादा होती. तो ऐसे कंडीशन में तो हम जीवित रह ही नहीं पाते. तो इसीलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ को एक ऐसी जगह बनाता है जहां पे लाइफ पॉसिबल है. राइट. सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल. तो ये जो मास ऑफ एयर है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर वी आर टॉकिंग अबाउट, इसी मास ऑफ एयर ने हमारे अर्थ को एक ऐसा प्लेनेट बनाया हुआ है जहां पे हम जी पा रहे हैं, दैट इज लिवेबल, जहां पे लाइफ पॉसिबल है. अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती. राइट. सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी अर्थ हवा की एक चादर से घिरी हुई है. मतलब हमारे अर्थ के चारों तरफ हवा का, एयर का एक ब्लैंकेट है और उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. राइट. और इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ पे जीवन पॉसिबल हो पा रहा है. ये एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को हमारे अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचने देता, एटमॉस्फेयर में नहीं घुसने देता और उसको रेडिएट कर देता है.
और इस वजह से जो है हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऐसा है कि यहाँ पे हम जी पा रहे हैं, राइट। So this was an introductory video, and from the next video we are going to see composition of the atmosphere, right? कि atmosphere जो है वो किन किन चीजों से बना है, right? Composition of the atmosphere. So in the last video we have discussed about atmosphere. What is atmosphere? It is a blanket of air which surrounds our earth. And now in this section we are going to see what this air is made up of. So air is not one thing, it is a mixture of many gases. So do you know that air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? तो जिस air को हम सांस लेते वक्त लेते हैं, अंदर लेते हैं, that is not just one air. जो आपको लगता होगा कि air मतलब ऑक्सीजन, कि हम सांस लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं. सो एयर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इस ऑक्सीजन के अलावा भी काफी सारी गैसेस एयर में प्रेजेंट हैं. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. मतलब कि एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन. बट दीज गैसेस आर इन लेसर क्वांटिटीज. तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, और उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, तो ये सभी जो गैसेस हैं ये कम क्वांटिटी में हैं. और इन गैसेस के अलावा हमारी एयर में काफी सारे जो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. और अगर ये टाइनी डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? एयर पॉल्यूशन, राइट. फिर एयर, हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूट हो गई है. सो गैसेस के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एयर में. द पाई चार्ट गिव्स यू परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. तो अभी जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हमने बात की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, तो ये सबका जो है परसेंटेज दे रखा है कि हमारी एयर में एक गैस कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है. सो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, दैट मेक्स द 78% ऑफ द एयर, राइट. तो एयर में 78% नाइट्रोजन है, उसके अलावा 21% ऑक्सीजन है, और उसके बाद जो 1% बचा एयर का, उसमें ये बाकी सारी गैसेस हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि 0.03% है, आर्गन 0.93% है, और बाकी सब जो डस्ट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हम हीलियम की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की जो बाकी सब कुछ है वो 0.04% में प्रेजेंट है, राइट. अब जैसा कि हमने इस पाई चार्ट में देख ही लिया है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. तो जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारी जो नाक है वो पहले ही मतलब एलिमिनेट कर देती है बाकी सारी गैसेस को और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है, ऐसा नहीं होता. तो जो भी एयर हम इनहेल करते हैं उसके साथ जो भी उसमें गैसेस हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब हम अपने अंदर लेते हैं, राइट. बट हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को यूज कर लेती है, और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये सारी जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वापस छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको वापस एक्सहेल कर देते हैं. तो जब हम सांस लेते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हम सांस लेते वक्त अंदर लेते हैं और उसके बाद उसे एक्सहेल भी कर देते हैं. अब हम लोग तो नाइट्रोजन के बिना जी सकते हैं, बट जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन के बिना नहीं जी सकते. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन है. They cannot take nitrogen directly from the air. बट जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते, जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, राइट. जिस तरीके से वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तो इस तरीके से वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर में से यूज नहीं कर पाते. बट इंपॉर्टेंट है, तो फिर किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं? वो डायरेक्टली तो एयर को यूज नहीं कर पाते, तो फिर क्या तरीका है जिससे जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं? So there are some bacteria which helps the plants to consume this nitrogen. So bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its forms so that the plants can use it. So soil में कुछ bacteria present होते हैं और कुछ plants हैं जिनकी roots में ये bacteria present रहते हैं. तो ये bacteria क्या करते हैं? ये जो environment में जो भी nitrogen है उसको use करते हैं और उसकी form को change कर देते हैं, उसकी फॉर्म को सॉइल में ला देते हैं, और
ऐसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिससे कि प्लांट्स अब उनको यूज कर पाए। पहले एयर में था नाइट्रोजन, तो एयर से वो लोग नाइट्रोजन को जो सॉइल है उसमें डाल देते हैं, राइट। जो बैक्टीरिया है वो एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको यूज करते हैं, उसकी फॉर्म चेंज करते हैं और उसको सॉइल में छोड़ देते हैं। फिर इस नाइट्रोजन को, जो कि सॉइल में आ गई है अब, इस नाइट्रोजन को फिर प्लांट्स यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन बैक्टीरियाज की हेल्प से प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं। अब दूसरी गैस के बारे में हम बात करते हैं जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सीजन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। तो नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस प्रेजेंट है एयर में, दैट इज ऑक्सीजन। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हवा के साथ हमारे अंदर जाती है और हमारी बॉडी जो है फिर ऑक्सीजन को यूज करती है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब वो अपना फूड बनाते हैं, तब वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड। अब हमारे लिए जो एकमात्र सोर्स है ऑक्सीजन का वो है प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम पेड़ों को काट देंगे, पेड़ पौधों को काट देंगे, तो फिर ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रोड्यूस होगी, बट इंसानों को तो फिर चाहिए ना ऑक्सीजन। तो अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उसको तो उतना चाहिए जितना उसको सांस लेने के लिए चाहिए, उतनी ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगी ना। तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रही है और जितनी हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी फिर वो एयर में प्रेजेंट नहीं रह पाएगी। तो इसकी वजह से ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हो जाएगा। सांस लेने के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्लांट more and more trees. Now let's talk about carbon dioxide. Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. तो जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और उस प्रोसेस में फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स और हमारा उल्टा है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी द equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. अब ये जो भी हमने पढ़ा उसमें सुनने में क्या लगता है कि ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो एक तरीके से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है वो यूज कर ले रहे हैं। और इसी तरीके से ऑक्सीजन, जितनी जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं उतनी ही जो ऑक्सीजन है वो हम एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। तो सुनने में ऐसा लग रहा है देयर इज अ बैलेंस, बट इस बैलेंस को हमने डिस्टर्ब कर चुका है एंड वी आर डिस्टर्बिंग इट मोर एंड मोर। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। अब ये जो बैलेंस है इसको हम बिगाड़ रहे हैं फ्यूल्स को जलाकर। जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कई तरीकों से रिलीज हो रही है एनवायरमेंट में, उसे एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिलीज कर रहे हैं। जब हम फ्यूल्स जला रहे हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक ही सोर्स से आ रही है, दैट इज ट्रीज। तो एक ही सोर्स से ऑक्सीजन आ रही है बट कार्बन डाइऑक्साइड काफी सारे सोर्सेस से निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। जो ये बैलेंस था उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। और हर साल ये जो कोल एंड ऑयल जैसे फ्यूल्स की वजह से, कोल हो गया, ऑयल हो गया, वुड हो गई, तो इस तरीके के फ्यूल्स की वजह से क्या होता है, जब हम इन्हें बर्न करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इन्हें बर्न करते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं। सो दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इनके बर्न करने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है जो बढ़ रही है। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. अब ये जो increased volume है मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो इंक्रीज हो रहा है, जो बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारे जो वेदर एंड क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, राइट। सो लेट्स सी दिस डू यू नो सेक्शन।
Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. सो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जब सूरज से उसकी किरणें, उसकी हीट जब अर्थ तक आएगी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड उस हीट को ट्रैप कर लेगी, उस हीट को जकड़ लेगी, मतलब कि यहाँ पे बनाए रखेगी। It is therefore called a greenhouse gas and without it the earth would have been too cold to live in. अब क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को ट्रैप करती है, हीट को बनाए रखती है अर्थ के आसपास, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और इसी को हम क्या कहते हैं? एक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट परफॉर्म करती है और इसीलिए हम इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होती तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी ऐसी गैस नहीं होती, मतलब फिर इतनी ज़्यादा हीट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप नहीं हो पाती, और इसकी वजह से क्या होता? हमारा जो अर्थ है वो एक लिवेबल प्लैनेट नहीं बन पाता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है एक तरीके से जितनी कि ऑक्सीजन। बट अगर इसका एक्सेस हो जाए, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी। अब हमें इतनी भी ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, हमें थोड़ी हीट चाहिए बट इतनी भी ज़्यादा नहीं चाहिए कि हम यहाँ पे जल जाएं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? तो अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करने लगेंगे, अगर बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी और उसके अलग से कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा हीट को अब ट्रैप कर रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ चुकी है, तो वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी और इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट? When its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. जैसा कि मैंने बताया कि जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगेगी तो इस हीट को भी ये बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगी और इसकी वजह से क्या होगा? हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारी जो अर्थ है दैट इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर because of the increase in carbon dioxide in our atmosphere. This rise in temperature causes the snow in the coldest part of the world to melt. अब होगा क्या? जब बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कोल्डेस्ट पार्ट में, मतलब कि हमारे अर्थ का वो वाला हिस्सा जहाँ पे बर्फ जमा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, अब बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ वो जो बर्फ है वो मेल्ट होने लगेगी, वो पिघलने लगेगी और पिघल के पानी कहाँ जाएगा? सी में, समुद्र में। और जब समुद्र में पानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगेगा मेल्टिंग आइस की वजह से, तो सी लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा, समुद्र का जो पानी है वो बढ़ जाएगा और समुद्र के पानी के बढ़ने की वजह से क्या होगा? इट विल कॉज फ्लड इन द कोस्टल एरियाज। समुद्र के आसपास वाले जो एरियाज हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी। पानी कहाँ जाएगा निकल के? पानी फिर जमीनों पे आ जाएगा, राइट? ऐसा ही तो होता है। अगर आपके पास एक ग्लास है, आपने उसको ऊपर तक भर दिया है और फिर भी आप उसमें पानी डालते जा रहे हो तो क्या होगा? पानी बाहर निकलने लगेगा। तो सिमिलरली अगर जो सी है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आने लगेगा पिघलती हुई बर्फ की वजह से, तो क्या होगा? पानी अल्टीमेटली लैंड वाले एरिया पर आने लगेगा और उसकी वजह से क्या होगा? फ्लड होगा, बाढ़ आ जाएगी। And there may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run. अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, बर्फ पिघल रही है, तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हो सकता है? हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो सकता है और इनफैक्ट हो रहा है। हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। आजकल आप देखोगे गर्मी में हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है और सर्दी में हद से ज़्यादा सर्दी हो रही है। हर बार जो बारिश है वो जगह जगह के रिकॉर्ड तोड़ रही है कि 18 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, यहाँ पे 19 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। तो इस तरीके के हमको क्लाइमेटिक चेंजेस देखने मिल रहे हैं अभी और इसकी वजह से क्या होगा? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं वो खो जाएंगी, वो लुप्त हो जाएंगी। अब मान लो बर्फ में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, अगर बर्फ पिघलती रहेगी, वहाँ की जो हीट है वो बढ़ती रहेगी, तो किस तरीके से वो जी पाएंगे? वो तो फिर यहाँ के वो डेजर्ट में तो नहीं जी सकते। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से क्या होगा? बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को खतरा है, हमें खतरा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो ऑक्सीजन कम रह जाएगी। अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन कम रहेगी और हम सांस कैसे लेंगे?
सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पॉल्यूशन को कम करें, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम रिलीज करें एटमॉस्फेयर में, ताकि हम अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाए रखें, एक जहाँ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सही से जी पाएं, राइट। सो देयर इज वन मोर डू यू नो सेक्शन। व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। अब जब एयर को हीट करते हैं, जब एयर गर्म होती है तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। अब जो ठंडी हवा होती है वो थोड़ी भारी होती है, डेंसर होती है, और इस वजह से वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। हल्की जो हवा होगी, जो गर्म हवा होगी, वो ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आ जाती है। दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। सो क्या सिंक डाउन होती है, क्या नीचे बैठने लगती है, जो ठंडी हवा होती है। गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, और फिर जो जगह गर्म हवा ने खाली की है वो जगह जल्दी से आके ठंडी हवा ले लेती है। When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. राइट, वही कह रहे हैं कि जब गर्म हवा जो है ऊपर उठ जाती है तो जल्दी से ठंडी हवा आके उस एरिया को भरने के लिए आ जाती है। दैट इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। और इसी तरीके से जो एयर सर्कुलेशन है वो होता है, ठीक है। हवा जो है वो एक सर्कुलर मैनर में इसी तरीके से घूमती रहती है कि ठंडी हवा जो है वो नीचे आ जाती है, गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ जाती है। अब जब ऊपर जाएगी तो ये गर्म हवा फिर से ठंडी हो जाएगी, है ना, तो ये नीचे आ जाएगी, और ये जो ठंडी हवा थी अब क्योंकि वो नीचे आ गई है तो वो गर्म हो जाएगी, और फिर गर्म हो जाएगी तो ये ऊपर उठ जाएगी। तो इस तरीके से जो एक साइक्लिक मैनर में एयर रोटेट करती रहेगी, राइट। सो आई होप आपको ये वाला जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ आ गया हो, आपको पता चल गया होगी जो एयर है वो किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बनी हुई है, कौन कौन सी गैसेस कितनी कितनी मात्रा में इसमें प्रेजेंट हैं। तो आप इस पाई चार्ट को याद कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू। और डू यू नो वाले सेक्शन से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। Structure of the atmosphere. So our atmosphere is divided into various layers, and in this section we are going to read about those layers. So our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface. So अगर हम अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में बटा हुआ है, राइट। कौन कौन से लेयर्स हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. So let's start with troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer. So ये जो सबसे नीचे वाला लेयर है that is most important layer for us, ठीक है। और ये हमारे अर्थ के सरफेस से शुरू होता है और लगभग 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, राइट। ये 13 किलोमीटर, तो ये वाला जो लेयर है 13 किलोमीटर तक, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब जिस एयर को हम अपने अंदर लेते हैं, जिस एयर को हम ब्रीद इन करते हैं सांस लेते वक्त, तो वो वाली जो एयर है वो इस ही लेयर में एग्जिस्ट करती है, राइट। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। तो ये वाला जो लेयर है इसमें बादल रहते हैं, राइट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर क्लाउड्स आर शोन। तो यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं वो बने हुए हैं, तो इस वाली जो लेयर है इसमें क्लाउड्स रहते हैं, और जहाँ पे क्लाउड्स हैं वहीं तो बारिश वगैरह होगी। बारिश कैसे होती है? बादलों से तो होती है। तो जो भी वेदर फिनोमिना है, बारिश हो गया, हेल स्टॉर्म या फिर फॉग, तो ये सभी जो वेदर फिनोमिना है वो इस ही लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, दिस लेयर, और इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है। मतलब कि हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर है 13 किलोमीटर तक, अब 13 किलोमीटर से हम ऊपर जाएंगे लगभग 50 किलोमीटर तक, तो जो लेयर हमें मिलेगा वो है स्ट्रेटोस्फेयर का। अब इस वाले लेयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं है, यहाँ पे बादल वगैरह नहीं है, और इसीलिए कोई भी जो वेदर फिनोमिना है वो इस लेयर में नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर के केस में बताया कि वेदर फिनोमिना कैसे होते हैं, बारिश कैसे होती है, बादलों की वजह से। बादल जो है वो पानी को कैरी करते हैं और फिर टकरा के, या फिर जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो पानी को रिलीज कर देते हैं बारिश के रूप में। तो उस तरीके से जब यहाँ पे कोई बादल ही नहीं है तो यहाँ पे बारिश कैसे होगी, हिल स्टॉर्म कैसे आएगा, बर्फ कैसे पड़ेगी। तो दैट्स वाई दिस लेयर स्ट्रेटोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम एनी weather phenomena, and that's why this layer makes the most favorable conditions for flying aeroplanes. अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी बादल वगैरह नहीं है, कोई भी धुंध नहीं होगी, फॉग नहीं होगा, बारिश वाला प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दैट्स वाई ये वाला जो लेयर है ये
एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए बहुत ही फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि अगर बादल वगैरह आएंगे तो विजिबिलिटी नहीं होगी, वेदर कंडीशंस अगर बहुत ज़्यादा खराब होती हैं तो एरोप्लेन्स को नहीं उड़ाया जा सकता, राइट। तो इसीलिए ये वाला जो लेयर है जो कि फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमेना है, वो वाला लेयर that is very ideal for flying aeroplanes. Now, one important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. तो stratosphere के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें ओजोन का लेयर है, ठीक है। ओजोन का लेयर मतलब क्या है, इसके ऊपर वाले हिस्से में ओजोन गैस है, ठीक है। We have just learned how it protects us from the harmful effects of the sun rays. तो ये जो ओजोन लेयर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्यों, क्योंकि जो ओजोन लेयर है ये हमें सन की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे बचाता है। कैसे बचाता है कि जब सन की जो हार्मफुल रेज हैं जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं तो जो ओजोन लेयर है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी नीचे तक नहीं जाने देता, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ और ये मान लो ये ओजोन लेयर है, ठीक है, ये वाला जो लेयर है वो ओजोन लेयर है और ये सन है। अब सन से जब अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी तो अलग अलग तरह की रेज आती हैं, तो नॉर्मल रेज जो हैं, जो अच्छी वाली रेज हैं वो हम तक आ जाती हैं और जो हार्मफुल रेज हैं उसे ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे नहीं आने देता, ठीक है, और जो अच्छी वाली रेज है वो हम तक आ जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से जो ओजोन लेयर है वो हमें इन हार्मफुल रेज से बचाता है, और अगर ये हार्मफुल रेज हम तक पहुंच जाएंगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हमें स्किन कैंसर हो सकता है, और ऐसी कंडीशंस में जो पेड़ पौधे हैं वो भी नहीं रह पाते, वो भी अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी, राइट। तो आप लोगों ने ओजोन लेयर में जो होल है अंटार्कटिका के ऊपर उसके बारे में सुना होगा, लोग उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं। क्यों करते हैं? दैट इज बिकॉज क्योंकि ये जो लेयर है ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज है उनसे हमें बचाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन दिस लेयर ऑफ ओजोन। अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी वजहों से जो कि हमारी ही गलतियां हैं, हमारी गलतियों की वजह से ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस जो है ये कम हो रही है एटमॉस्फेयर में। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज करते हैं तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो ओजोन लेयर है वो घट रहा है। तो हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है और इस तरह की चीजें नहीं इस्तेमाल करनी जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, जो कि हमारे ओजोन लेयर को हार्म करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, और जो थर्ड लेयर है वो है मेसोस्फेयर, राइट। और ये लगभग 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, मतलब 50 किलोमीटर से ऊपर तक जाएंगे, यहाँ पे 80 किलोमीटर तक। तो ये वाला जो लेयर है दैट इज मेसोस्फेयर। मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो स्पेस से उड़ते उड़ते जब कोई मीटियोराइट अपना रास्ता भटक जाता है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो मेसोस्फेयर जो लेयर है इसमें आते क्या हो जाता है, जब वो मीटियोराइट जब मेसोस्फेयर में आता है तो वो जलने लगता है, वो बर्न करने लगता है। जैसा कि आपको यहाँ छोटा छोटे दिख रहे होंगे तो इन्होंने दिखाए हुए हैं इस तरीके से कि जब मीटियोराइट्स इस लेयर में आते हैं तो वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो पूरे जल जाते हैं, वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में और धरती तक आते आते उनका कुछ भी हिस्सा नहीं बचता। बट कभी कभी क्या होता है कि वो पूरी तरीके से नहीं जल पाते और अर्थ के सरफेस पे आके वो गिर जाते हैं। नाउ थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है इसके बाद जो थर्मोस्फेयर है यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ने लगता है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो आइनोस्फेयर जो है वो इस ही लेयर का पार्ट है। आइनोस्फेयर जो है एक सब लेयर है थर्मोस्फेयर का, और इसमें क्या है, आइनोस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे ही सनरेज उन पार्टिकल्स पे पड़ती है तो वो पार्टिकल्स चार्ज अप हो जाते हैं, राइट। और जो पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं तब वो इधर उधर घूमने लगते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट शो करने लगते हैं, और इसीलिए ये वाला जो लेयर है वो हमें रेडियो ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ये जो आइनोस्फेयर है इसी की वजह से जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो हम रिसीव कर पाते हैं। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। तो 80 से लेके 400 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ये थर्मोस्फेयर आता है। एंड दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो जो भी हम रेडियो वेव्स
अर्थ से भेजते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो रेज क्या होता है कि जो थर्मोस्फेयर है उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स के द्वारा वापस अर्थ में भेज दिया जाता है। जो आइनोस्फेयर है उसमें जो प्रेजेंट जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अर्थ से भेजी हुई रेडियो वेव्स को रिसीव करते हैं और उसको वापस से अर्थ की तरफ भेज देते हैं। तो इस तरीके से हम जो रेडियो ट्रांसमिशन है उसमें थर्मोस्फेयर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Now let's talk about exosphere, which is the last and uppermost layer of the atmosphere. ये जो लेयर है ये बहुत ही थिन एयर का बना हुआ है, मतलब कि एक्सोस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो बहुत ही थिन है, बहुत ही हल्की है। यहाँ पे कोई भी भारी गैसेस नहीं है, लाइट गैसेस हैं, हल्की हल्की गैसेस हैं, जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइट गैसेस हैं वो इस लेयर में प्रेजेंट हैं। सो इस सेक्शन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरीके के अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एयर को हम सांस लेते समय अंदर लेते हैं, दैट एयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर ओनली। और उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एनी वेदर फिनोमिना। देन कम्स द मेसोस्फेयर, जो कि हमारे लिए अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेयर में आते आते क्या होता है कि जो मीटेओराइट है वो जलने लगते हैं, वो जल जाते हैं, बिल्कुल बर्न हो जाते हैं। और अगर इस तरीके के लेयर नहीं होंगे तो जो भी मीटेओराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा वो आके अर्थ के सरफेस पे गिरेगा। और अगर मीटेओराइट्स अर्थ के सरफेस पे गिरेंगे तो आप सोच सकते हो कि वो हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देंगे, कितनी ज़्यादा दिक्कत खड़ी करेंगे, राइट। देन कम्स द थर्मोस्फेयर, जो कि हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही लेयर्स जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्फेयर जो है वो हमें रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करता है। एंड देन कम्स द एक्सोस्फेयर, यहाँ लाइट गैसेस प्रेजेंट हैं जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन। So with this we are completed with our topic structure of atmosphere. Weather and climate. So in the last video we discussed about the structure of atmosphere, and there we discussed about various layers that are there in the atmosphere. We discussed about the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So if you haven't watched that video, then please go and watch that video. You will get to know a lot about the structure of atmosphere. And now in this video we are going to look at the weather and climate. So you must have heard about these words before, like in the news you must have heard something like today's weather forecast is this, or our climate is changing. So have you ever wondered what this weather or climate is? आपने अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल तो किया ही होगा, जैसे कि इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होने वाली है, या फिर मुझे लगता है आज बारिश होने वाली है, या फिर आज बहुत ही अच्छी ना धूप निकलेगी। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, क्या आज बहुत ही ब्राइट दिन रहेगा, सनी दिन रहेगा। तो इस तरीके के सवाल हम अपने डे टू डे लाइफ में पूछते रहते हैं। So now what is weather? So weather is hour to hour and day to day condition of the atmosphere. मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में आर टू आर जो चेंजेस आते हैं या फिर डे टू डे जो चेंजेस आते हैं, जो कंडीशन बनती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर। जैसे कि अभी मान लो आप जहाँ पे भी हो सकता है कुछ देर पहले वहाँ पे बारिश आ रही हो और अभी अचानक से बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, और हो सकता है अभी धूप है और बाद में थोड़ी देर बाद जाके बहुत तेज बारिश होने लगे। तो ये क्या है कि बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही कम पीरियड में जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो चेंज हो रही हैं, राइट। डे टू डे जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, आज धूप है, कल बारिश है, थोड़ी सी ठंडी हो गई, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया। तो इस तरीके के डे टू डे जो कंडीशंस बनती हैं एटमॉस्फेयर की, उसको हम क्या कहते हैं, वेदर, राइट। So if we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. तो अगर हम ये सोचें कि हमारी बॉडी जो है वो एक रेडियो है और हमारा माइंड जो है वो उस रेडियो का स्पीकर है, तो वेदर कुछ ऐसी चीज है जो कि इस रेडियो के कंट्रोल नॉब से छेड़खानी करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा गया है? बिकॉज अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल, क्योंकि हम वेदर से बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया कि वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब, कि वेदर की वजह से वेदर कुछ ऐसी चीज है जो कि इस रेडियो की, मतलब कि हमारे बॉडी के साथ, हमारे मन के साथ थोड़ी छेड़खानी करता है। क्यों? क्योंकि वेदर से हम बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर बहुत ही हॉट और ह्यूमिड सा वेदर है, बहुत ही गर्मी है, बहुत ही चिपचिपा सा मौसम हो रखा है, तो बहुत ही इरिटेटेड सा फील होगा हमें, हम अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गर्मी के टाइम में जब हद से ज्यादा गर्मी हो जाती है, राइट। वहीं जब बारिश के बाद वाला मौसम होता है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है, रेनबो निकलता है, तो वो मौसम कितना अच्छा लगता है, राइट। बारिश वाला मौसम कितना अच्छा लगता है। तो हमारे मूड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है वेदर।
अगर वेदर अच्छा है तो हमें अंदर से बहुत अच्छा फील होगा, अगर वेदर गंदा है तो अंदर से इरिटेटेड सा फील होता है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद आवर कंट्रोल नॉर्म्स. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. और अगर बहुत ही अच्छा सा मौसम है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तब हो सकता है कि हमारा जो मन है वो बहुत अच्छा फील करे. और कुछ लोग हो सकता है कि बाहर जाने का भी प्लान बना ले, कहीं घूमने का प्लान बना ले, राइट? सो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. तो जो वेदर है वो मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं उसमें डे टू डे. जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आज बहुत तेज बारिश हो रही हो और कल अचानक से बारिश बंद हो जाए और बहुत तेज धूप निकलने लगे. तो अचानक से इतना ज्यादा चेंज आ जाता है डे टू डे फिनोमेना में, ठीक है? जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनमें काफी ज्यादा चेंजेस आ जाता है डे टू डे में, और वही होते हैं हमारे वेदर कंडीशंस. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents its climate. राइट? अब होता क्या है, एक जगह का जो भी वेदर है बहुत लंबे टाइम से, मतलब कि मान लो आप 30 सालों से डे टू डे वेदर को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है? अब 30 सालों में आप देखोगे कि नॉर्मली जो हमारा वेदर है वो कैसा रह रहा है. मान लो 30 सालों में, ये एग्जैक्टली 30 साल नहीं होता, मैं तो आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, मतलब एक लंबे पीरियड में हमारी वेदर कंडीशंस कैसी हैं एक प्लेस की, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट. ठीक है? वेदर होता है डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, और क्लाइमेट होता है कि बहुत लंबे पीरियड तक हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो कैसी बन रही हैं, राइट? जैसे कि मैंने आपको बोला, मान लो 30 साल तक आप देख रहे हो कि आपका डे टू डे वेदर क्या हो रहा है, और आपने नोटिस किया कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा सा रहता है, ज्यादातर बारिश होती है, धूप इतनी ज्यादा नहीं निकलती. तो आप क्या बोलोगे, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही बारिश वाला है, मानसून टाइप है कि यहाँ बारिश होती रहती है और इतनी ज्यादा धूप नहीं निकलती. तो आप ऐसे बोलोगे, तो वो क्या हो गया, क्लाइमेट, राइट? वेदर इज डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, और क्लाइमेट है कि एक प्लेस का लंबे टाइम से जो एवरेज वेदर चल रहा है, कि वहां का नॉर्मली जो वेदर है वो कैसा रहता है, ठीक है? तो वो होता है क्लाइमेट, राइट? तो क्लाइमेटिक कंडीशंस लंबे पीरियड में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी बन रही हैं उसे हम कहते हैं, और छोटे पीरियड में डे टू डे आर टू आर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनती हैं दैट इज वेदर. सो आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है वेदर और क्लाइमेट पे, और कोई भी आपसे वेदर की बात करेगा, क्लाइमेट की बात करेगा, तो आपको समझ आ जाएगा, आप उसको समझ पाओगे. टेम्परेचर. तो आप लोगों ने न्यूज़ में अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी कि आज का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इतना रहने वाला है और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहने वाला है, राइट? तो वेदर फोरकास्ट में हम कुछ इस तरह की बातें सुनते हैं. तो ये टेम्परेचर होता क्या है? तो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर. तो जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर है. अब देखो एटमॉस्फेयर किससे बना होता है? एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस. तो एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है. तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर. तो हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, बट अभी भी हमें आंसर नहीं मिला कि ये टेम्परेचर क्या है. तो टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर है उसकी कितनी ज्यादा हॉटनेस है, वो कितनी ज्यादा गर्म है, वो कितनी ज्यादा ठंडी है, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर, राइट? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. अब जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, या फिर यूं कहें एटमॉस्फेयर में एयर जो प्रेजेंट है उसकी हॉटनेस एंड कोल्डनेस सिर्फ और सिर्फ डे एंड नाइट के बीच में ही वेरी नहीं करती. ऐसा नहीं होता कि डे में बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर अलग है, नाइट में बहुत ज़्यादा अलग है. मतलब सिर्फ और सिर्फ डे एंड नाइट के बीच में ही टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बल्कि सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर चेंज होता है, राइट? कि जैसे हम सर्दी और गर्मी की बात करते हैं, तो सर्दी और गर्मी है क्या? टेम्परेचर ही तो है कि गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सर्दी में टेम्परेचर कम हो जाता है. तो जो टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ डे एंड नाइट के बीच में ही चेंज नहीं होता, बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होता है. An important factor that influences the distribution of the temperature is insolation. तो एक जगह के टेम्परेचर को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, उनमें से एक है इंसोलेशन. इंसोलेशन क्या होता है? इट इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. मतलब कि
सूरज से आने वाली जो गर्मी है उसी को हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन, कि अर्थ तक सूरज की कितनी गर्मी पहुंच रही है, दैट इज इंसोलेशन। तो एक अर्थ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे सूरज से कितनी गर्मी आ पा रही है, तो उसकी वजह से ही वहां का टेम्परेचर डिसाइड होगा, है ना। अगर सूरज से ज्यादा गर्मी ही नहीं आ पाएगी, ज्यादा हीट, तो जो सोलर एनर्जी है वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो वहां का टेम्परेचर बहुत ठंडा होगा। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो हमें पता है हमारी अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके की है, मतलब थोड़ी सी टिल्टेड है, राइट। ये है हमारा एक्सिस और ये है इक्वेटर, राइट। ये है नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल, और ये है मान लो सन, ठीक है। तो ये सन है। अब सन की जो हीट है वो डायरेक्टली इक्वेटर तक पहुंचेगी, ठीक है। बट जब तक वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तक पहुंचेगी, जब तक वो हमारे पोलर रीजन्स तक पहुंचेगी, तब तक वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और यहाँ पे कम एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली जाएगी, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है सन एंड हमारा जो इक्वेटर है, इस वाले रीजन का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा हीट जो है सूरज से वो कहाँ पे आएगी, इक्वेटर वाले रीजन पे, ठीक है। और जैसे जैसे हम पोल्स वाले तरफ मूव करने लगेंगे, वैसे वैसे सन की जो एनर्जी है वो इनको कम मिलने लगेगी, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है, मतलब कि सूरज से आने वाली जो सोलर एनर्जी है, जो हीट है, वो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वो कम होने लगती है। मतलब कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वो कम होगी। मतलब कि हमारे जो पोलर रीजन्स हैं वो कम हीट रिसीव करते हैं, कम इंसोलेशन रिसीव करते हैं। और अगर कम हीट रिसीव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां का टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो भी कम होने लगेगा। मतलब कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा और फिर जो पोल्स वाले एरिया है, जो पोलर रीजन्स है, वहां पे टेम्परेचर कम रहेगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। तो अब आपको समझ आया कि हमारे जो पोलर रीजन्स है वो बर्फ से क्यों घिरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ हीट बहुत कम पहुंचती है, वहां का टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ठंडा है, तो इसीलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। अब अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि उतने हाई टेम्परेचर में उग ही नहीं पाएंगी। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अ, वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पे उग पाती हैं, वो ठंडी रीजन्स में हो पाती हैं, जैसे कि सेब देखोगे आप, सैफरन, जो ड्राई फ्रूट्स हैं। तो मतलब हर एक जो क्रॉप होती है वो एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टेम्परेचर में, सनलाइट को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है, तो वो एक फिक्स्ड कंडीशंस में ही ग्रो कर पाती है। तो अगर किसी जो कोई क्रॉप है और वो बहुत कम टेम्परेचर में उगती है, और अगर आप कोशिश करो कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरिया में उगाओ, तो वो उग ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि उग ही नहीं पाएंगी। नाउ द टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। तो हो सकता है आपने भी ये नोटिस किया हो, हमारे जो विलेजेस होती हैं वो थोड़ी ठंडी होती है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। बट हमारी जो सिटीज़ होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। मतलब कि गाँव में देखोगे तो रातें थोड़ी ठंडी होती हैं, और जो सिटीज़ होती हैं उनमें तो रातें भी बहुत गर्म होती हैं। अब ऐसा होता क्यों है? द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसफाल्ट ऑफ रोड गेट्स हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। तो जो शहरों में कंक्रीट एंड मेटल्स से बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं और रोड्स जो बने होते हैं एसफाल्ट के, ये जो मटेरियल्स हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये दिन में सूरज के गर्मी के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो अगर आप नंगे पाँव पक्के रोड पे चलने की कोशिश करोगे ना तो आपके पैर जल जाएंगे। तो जो रोड है, जो कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं दिन के टाइम में। और रात के टाइम में ये अचानक से ठंडी नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे उस हीट को रिलीज करती हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। मतलब दिन के समय में जो रोड ने, जो बिल्डिंग्स ने हीट एब्जॉर्ब की थी, अब रात को वो उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं, और इस वजह से नाइट में भी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई ही रहता है सिटीज में। और एक और कारण है जिसकी वजह से सिटीज में टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है विलेजेस के कंपैरिजन। The crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raises the temperature of the city. अब हम देखते हैं कि सिटीज में बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स, मतलब बहुत ही कंजस्टेड सा सब कुछ दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। बट और जब आप गांव में देखोगे तो गांव में इतना ज्यादा कंजस्टेड सब कुछ नहीं होता, वहाँ खुला खुला होता है, बहुत दूर दूर घर होते हैं और उतनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती। अब सिटीज में क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहां पे,
तो अब ये बिल्डिंग्स क्या करेंगी, जो दिन के टाइम में जो हॉट एयर है उसको यहाँ पे ट्रैप कर लेंगी, ठीक है। एयर जो है वो इतनी आसानी से इधर उधर मूव नहीं हो पाएगी और जो हॉट एयर है वो इनके बीच में ट्रैप हो जाएगी। और जब हर तरफ से जो हॉट एयर है वो ट्रैप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह होने के कारण भी जो टेम्परेचर है सिटीज में वो हाई रहता है। अब यहाँ पे कुछ डू यू नो वाले फैक्ट्स दिए हुए हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है हर चीज की, राइट, कि जैसे कि हम टाइम को मेजर करते हैं मिनट्स में, आवर्स में, हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, तो इसी तरीके से टेम्परेचर को भी हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करते हैं और वो है डिग्री सेल्सियस। और ये जो डिग्री सेल्सियस है वो एंड्रेस सेल्सियस के द्वारा इन्वेंट की गई थी और इन्हीं के नाम से ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो पड़ी, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो ये है एंडर्स सेल्सियस। So on the Celsius scales, the water freezes at 0 degree and boils at 100 degrees. तो ये जो स्केल है सेल्सियस वाला, अगर हम उस पे नापें तो वाटर जो है वो फ्रीज होता है, मतलब कि बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। और मतलब कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा तो पानी जो है वो बर्फ बनने लगेगा। और जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर तो पानी जो है वो बॉईल करने लगेगा, उबलने लगेगा। Now, you will be surprised to know that the Earth receives only 1 in 200 crore parts of the sun's energy. कि सन की ना बहुत ज्यादा एनर्जी हमें पता है, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि सन की जितनी भी एनर्जी है वो सब अर्थ तक आ जाती है? तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कि मान लो हमने सूरज की जो एनर्जी है उसके 200 करोड़ पार्ट कर दिए हैं और अब उसमें से 200 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो एनर्जी है सन की वो हमारे अर्थ तक आती है। तो सोच सकते हो कि जो सूरज का टेम्परेचर है, सूरज की जो हीट एनर्जी है वो कितनी ज्यादा होगी। और इस सिर्फ एक पार्ट की वजह से ही कभी कभी हमें इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तो सोचो अगर इसका एक और पार्ट भी आ गया ना तब तो हम यहाँ पे रहने लायक ही नहीं रहेंगे, जो अर्थ है वो एक लिवेबल प्लेनेट ही नहीं बचेगा, राइट। अब यहाँ पे कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के नेम दिए हुए हैं कि हम किस तरीके से अलग अलग वेदर फिनोमिना को मेजर करते हैं। तो थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम किस डिवाइस से नापते हैं, वो है थर्मोमीटर। तो आप जैसे आपको फीवर वगैरह भी होता है तो हम सुनते हैं ना कि थर्मोमीटर से नाप लो कि भाई चेक कर लो कितना फीवर है। तो थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। देन बैरोमीटर, बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसको मेजर करता है। देन रेन गॉज मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस में इतने मिलीमीटर बारिश हुई, है ना, कि इस तरीके से हमने सुना है। अब ये किस तरीके से नापते हैं, किसी प्लेस में मान लो 10 मिलीमीटर बारिश हो रही है या 2 मिलीमीटर बारिश हो रही है, तो ये नपता कैसे है, कैसे नापा जाता है इसको? तो एक रेन गॉज होता है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बारिश जब होती है तो रख दिया जाता है, उसमें यहाँ पे मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी से बारिश नापी जाती है। जब बारिश होती है तो वो इसमें भर जाता है पानी और फिर जहां तक भी वो स्केल पे पहुंचता है तो उसको काउंट कर लिया जाता है कि वो यहाँ पे मतलब इतने मिलीमीटर बारिश हुई है। नाउ विंड वेन, विंड वेन जो होता है वो विंड की डायरेक्शन शो करता है कि हवा किस तरफ बह रही है। तो इस सेक्शन में हमने डिटेल में टेम्परेचर के बारे में जाना कि टेम्परेचर आखिरकार होता क्या है। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हवा जो है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर है वो कितनी ठंडी है, वो कितनी गर्म है, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और फिर हमने अभी यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम पढ़े। हमने देखा कि इंसोलेशन क्या होता है और किस तरीके से इंसोलेशन की वजह से एक जगह का टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट होता है। फिर हमने कुछ डू यू नो वाले फैक्ट्स पढ़े कि 200 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो सन की एनर्जी है वो हम तक पहुंचती है। फिर हमने देखा कि वाटर की फ्रीजिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या है। और अब नेक्स्ट सेक्शन में इसी तरीके से हम एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। एयर प्रेशर। So you will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. So आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे चारों तरफ जो एयर है वो हम पर लगातार एक दबाव बना रही है। तो क्या आपको पहले से ये पता था कि जो एयर है वो हम पे एक प्रेशर बनाती है? बट आप बोलोगे कि मैम मुझे तो ये कोई प्रेशर पता ही नहीं चलता, मुझे तो ऐसा कोई भी दबाव महसूस होता ही नहीं है। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। अब जो एयर है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है तो वो हम पे चारों तरफ से प्रेशर बना रही है और हमारी जो बॉडी है वो भी उसके बदले में एक प्रेशर एयर की तरफ बना रही है। तो ये आप हैं और आपके चारों तरफ ये ब्लू ब्लू एयर है।
अब ये एयर क्या कर रही है, वो चारों तरफ से हम पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, राइट। चारों तरफ से ये हम पर एक प्रेशर इस तरीके से एक्सर्ट कर रही है। अब इसके बदले में हमारी जो बॉडी है वो भी एयर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, मतलब एक काउंटर प्रेशर दे रही है। हवा हम पर एक प्रेशर दे रही है और हम हवा की तरफ एक प्रेशर दे रहे हैं, राइट। तो इस कारण से हमारे ऊपर ये जो प्रेशर है वो नहीं महसूस होता, क्योंकि हम भी एक प्रेशर बना रहे हैं हवा की तरफ और हवा भी हम पे एक प्रेशर बना रही है। तो ओवरऑल जो भी प्रेशर है वो हमें महसूस ही नहीं हो रहा, राइट। Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. अब ये एयर प्रेशर है क्या? एयर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एयर के वेट ने अर्थ के सरफेस पे बना के रखा है, राइट। कि ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे ये एयर है। अब एयर का जो भी वेट है वो अर्थ के ऊपर एक प्रेशर बना रहा है, अर्थ के सरफेस की तरफ एक प्रेशर बना रहा है, तो उसी को हम कहते हैं एयर प्रेशर, एक दबाव बना रहा है। As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. अब हमने एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़े थे, राइट। ये हमने एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़े थे। तो अब हम जैसे जैसे इस तरीके से ऊपर जाते जाएंगे, पहले ट्रोपोस्फेयर है फिर स्ट्रेटोस्फेयर पे जाएंगे, तो जो एयर प्रेशर ट्रोपोस्फेयर पे होगा वो स्ट्रेटोस्फेयर के एयर प्रेशर से कम ज्यादा होगा। नीचे वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा और ऊपर जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा एयर का। तो मेसोस्फेयर का जो एयर प्रेशर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के प्रेशर से कम होगा। इसी तरीके से थर्मोस्फेयर का जो एयर प्रेशर है वो मेसोस्फेयर से कम होगा और एक्सोस्फेयर का जो एयर प्रेशर है वो थर्मोस्फेयर से भी कम होगा, राइट। तो अगर हम इन सभी लेयर्स को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कम जो एयर प्रेशर है वो एक्सोस्फेयर के यहाँ पे होगा। तो एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर के लेयर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर का प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। तो द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद द हाइट। तो एयर का प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो है सी लेवल पे, राइट। मान लो ये समुद्र तल है, मतलब कि ये आपकी सी है और इसके ऊपर जो भी एयर होगी ना उसका प्रेशर हाईएस्ट होगा और फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे एयर का प्रेशर कम होने लगेगा, राइट। अब ये तो हमने वर्टिकली बात की, हमने ऐसे वर्टिकली बात की कि एयर का प्रेशर जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। सबसे नीचे जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशर है और फिर ऊपर 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 जाते हुए कम हो जाएगा। बट अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें, अगर हम इस तरीके से बात करें, तो एक प्लेस का जो एयर प्रेशर है वो उसकी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। एक प्लेस पे टेम्परेचर कैसा है उससे अफेक्ट होता है उस जगह का एयर का प्रेशर। अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे जो एयर है वो गर्म होने लगती है वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। हॉट एयर जो है वो ऊपर उठने लगती है और जो ठंडी हवा है, जो कोल्ड एयर है वो नीचे आने लगती है। तो इस तरीके से एयर का एक साइकिल में मूवमेंट होता है। So in areas where temperature is high, the air gets heated and rises. तो ऐसे एरियाज, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहाँ गर्मी है, वहाँ की जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। पहले तो वो गर्म होगी टेम्परेचर की वजह से और फिर वो राइज हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और जब एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अब एयर तो ऊपर की तरफ उठ रही है तो वो दबाव थोड़ी बनाएगी इतना ज्यादा, वो कम दबाव बनाएगी, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम रहेगा। This creates a low pressure area. Low pressure area is associated with cloudy skies and wet weather. अब जहाँ पे लो प्रेशर रहता है, जहाँ पे जो हाई टेम्परेचर रहता है, एयर जो है वो उठ जाती है, राइज हो जाती है, तो ऐसी जगहों पे क्लाउडी स्काइज रहते हैं, मतलब आसमान में आपको बादल बादल देखने मिलेंगे और जो वेदर है वो थोड़ा गीला गीला सा रहता है, बारिश जैसा रहता है। अब ऐसे एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर कम है, अब वहां पे क्या होगा, जो एयर है वो नीचे की तरफ बैठेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इन द एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जो हवा है वो ठंडी होगी एंड इट देयरफॉर हैवी। तो इसीलिए अब जो ठंडी हवा है वो क्या होगी, हैवी होती है। गर्म हवा जो है वो तो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है, बट जो ठंडी हवा है वो हैवी होती है और नीचे की तरफ बैठने लगती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। और इस वजह से हैवी जो एयर है उसकी वजह से क्या बनेगा, एक हाई प्रेशर एरिया बनेगा, ठीक है। तो ठंडे इलाकों में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है। एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। अब जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां पे जो स्काई है वो क्लियर रहता है, वहां पे बादल आपको इतने देखने नहीं मिलेंगे और अगर बादल नहीं होगा तो सूरज भी अच्छे से दिखाई देगा, तो सनी स्काईज होते हैं।
सूरज निकलता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। अब जैसा कि हमने पहले भी एक एयर साइकिल के बारे में पढ़ा था, ये डू यू नो वाले सेक्शन में, कि एयर सर्कुलेशन होता है, तो वो कैसे होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो गर्म एयर है वो जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, राइट, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब जब ये गर्म एयर ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो मान लो यहाँ कोई इलाका ठंडा है, ठीक है, यहाँ पे कोल्ड एरिया है और यहाँ पे हॉट एरिया है, तो यहाँ की जो हवा थी वो ऊपर की तरफ उठ गई। अब ये जो ठंडी हवा है वो जल्दी से यहाँ आ जाएगी, है ना, वो यहाँ पे जो खाली गैप बना उसको भरने के लिए ठंडी हवा यहाँ पे आ जाएगी और धीरे धीरे करके ये जो गर्म हवा है वो यहाँ पे चली जाएगी, है ना। फिर ये जब नीचे आएगी, क्योंकि ये ऊपर गई तो ये ठंडी हो गई और फिर ठंडी होते होते ये यहाँ पे सिंक करने लगी, और जब यहाँ पे आएगी तो वो फिर से यहाँ वाला एरिया को ऑक्यूपाई करने चली जाएगी जब यहाँ की गर्म एयर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो कोल्ड एरियाज में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से कहाँ पे मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है। कैसे मूव करती है ये मैंने आपको बता दिया कि लो प्रेशर कहाँ होता है, वहां पे जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। अब ये वाला जो एरिया है वो तो खाली हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ठंडी हवा आ जाएगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर इस तरीके से मूव करती है। Now let's look at this do you know section. On the moon there is no air and hence no air pressure. अब मून पे कोई एयर ही नहीं है, और जब एयर ही नहीं है तो एयर का प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं होती, है ना। जब एयर ही नहीं है तो एयर प्रेशर कहाँ से होगा। Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon. अब जो एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाते हैं, चांद पर जाते हैं, तो वो एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहन के जाते हैं, होते हैं ना, हमने देखे हैं स्पेस सूट्स पहन के जाते हैं वो। तो वो जो स्पेस सूट होते हैं उनमें एयर होती है, ठीक है, वो स्पेस सूट्स एयर से भरे हुए होते हैं। तो इस तरीके के जो एयर फिल्ड स्पेस सूट्स हैं वो पहनकर एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे जाना पड़ता है। अब ऐसा क्यों, वो नॉर्मली क्यों नहीं जा सकते, बिना किसी स्पेशल सूट के वो क्यों नहीं जा सकते। अगर वो बिना किसी स्पेशल सूट के जाएंगे तो होगा क्या, if they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronaut would bleed. अब हमने पढ़ा था कि एयर जो है वो हम पे एक प्रेशर बना रही है, और हमारी जो बॉडी है वो भी एयर की तरफ एक प्रेशर बना रही है, ठीक है। अब चांद पे एयर तो नहीं है तो एयर का तो कोई प्रेशर नहीं लगेगा, एयर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आएगा, बट हमारी जो बॉडी है वो तो कंटिन्यूअसली प्रेशर देगी ना, वो तो बाहर की तरफ प्रेशर बनाएगी, राइट। हमें एयर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आ रहा, वो ठीक है, बट हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ प्रेशर करती रहेगी, वो बाहर की तरफ प्रेशर बनाएगी। अब जब हमारी जो बॉडी है वो बाहर की तरफ प्रेशर बनाएगी तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो एकदम फट जाएंगी प्रेशर की वजह से, क्योंकि जो अंदर से ब्लड है वो बाहर की तरफ प्रेशर दे रहा है और बाहर से हमें कोई प्रेशर मिल नहीं रहा उसको नलीफाई करने के लिए, है ना। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी। इसको मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताऊं, तो मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और वो बॉक्स आपने सेंटर में यहाँ रखा हुआ है, राइट। आपके पास यहाँ बॉक्स है और आप दो दोस्त मिलके, एक दोस्त यहाँ से एकदम इक्वल इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, और एक दोस्त यहाँ से धक्का दे रहा है। अब क्या ये बॉक्स हिलेगा, आप दोनों इक्वल धक्का लगा रहे हो, इक्वल फोर्स लगा रहे हो इस बॉक्स पर, तो क्या ये बॉक्स हिलेगा, नहीं, बॉक्स को कुछ भी नहीं होगा। बट अगर आप में से एक जो फ्रेंड है वो धक्का देना बंद कर दे, मान लो इस वाले फ्रेंड ने धक्का देना बंद कर दिया, अब क्या होगा, अब ये जो बॉक्स है वो इस तरफ मूव करने लगेगा। सिमिलरली अब हो क्या रहा है, हमें बाहर से कोई प्रेशर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो प्रेशर बनाएगी उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी, ठीक है। पहले फट नहीं रही थी, जब हम अर्थ पे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें दोनों तरफ से प्रेशर मिल रहा है। तो इस बॉक्स की तरह हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट नहीं रही, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर बाहर से भी एक प्रेशर आ रहा है, राइट। तो अगर हम मून पर बिना किसी स्पेशल स्पेस सूट के जाएंगे तो होगा क्या, हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो प्रेशर की वजह से फट जाएंगे और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ब्लीड करने लगेंगे, उनकी बॉडी से खून निकलने लगेगा, राइट। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द एस्ट्रोनॉट्स टू वेयर स्पेस सूट। विंड. So in the last section, we were discussing about the air pressure, and we discussed that the air moves from a high pressure area to a low pressure area. और जो wind है वो कुछ भी नहीं है, that is this movement of air from high pressure area to low pressure area.
मतलब कि हवा जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है तो इस मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अब क्या हम विंड को देख सकते हैं? क्या आपने हवा को कभी देखा है? क्या आपने देखा है कि देखो देखो वो हवा जा रही है? ऐसा नहीं होता, राइट? वी कैन नॉट सी द एयर, वी कैन नॉट सी द विंड, बट वी कैन फील इट। वी कैन सी विंड एट वर्क। हम ये देख सकते हैं कि हवा क्या क्या काम कर रही है। हवा के वजह से जो भी कुछ हो रहा है हम उसको देख सकते हैं, हम हवा को महसूस कर सकते हैं। हवा क्या क्या काम करती है? हवा जो है वो पेड़ पौधों को हिलाती है, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनको हिलाती है। इट ब्लोज ड्राई लीव्स फ्रॉम डाउन द पेवमेंट और अपरूट द ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो फुटपाथ वगैरह पे, पेवमेंट्स पे जो सूखे पत्ते होते हैं उनको हवा उड़ा के ले जाती है और दूसरी तरफ डाल देती है, डिपॉजिट कर देती है। जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, तो हवा क्या करती है, कभी-कभी जो छोटे-छोटे पेड़-पौधे होते हैं, जिनकी रूट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो जड़ से उखड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम हवा की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, उनको देख पाते हैं, बट हम हवा को नहीं देख सकते। हवा का कोई अपना कोई फिगर नहीं है, उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। वी कैन नॉट सी द एयर, वी कैन नॉट सी द विंड, बट वी कैन सी व्हाट इट डज़। अब कभी-कभी क्या होता है, जब हवा जो है बहुत धीरे-धीरे चलती है, तब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हवा अपने साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्मोक्स हैं, उसको उड़ा के ले जा रही है। राइट? आपने भी देखा होगा कि हवा के साथ जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उड़ते दिखते हैं। जो धुआँ है, वो हवा के साथ उड़ता हुआ दिखता है। तो इस तरीके से हवा के वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, हवा जो कामों को कर रही है, वो हम देख सकते हैं। At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. अब ऐसा नहीं होता कि हमेशा हवा जो है वो जेंटली ही ब्लो करती है, हवा हमेशा जो धीरे-धीरे ही चलती है, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी हवा इतनी तेज़ बहने लगती है कि उसके साथ उसके अगेंस्ट चलना भी मुश्किल हो जाता है, कि हम एक कदम आगे रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा हमें पीछे से धक्का दे रही है ना? ऐसा लगता है ना कि अपोज़िट हम उसके चल ही नहीं पाते। और कभी-कभी इतनी तेज़ हवा चलती है, मान लो बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है, तो इतनी तेज़ हवा चलती है कि हम अम्ब्रेला को, जो हमारा छाता है, हम उसको सही से पकड़ ही नहीं पाते, है कि नहीं? वी कैन नॉट होल्ड द अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। तो इस तरीके से हवा जो है हमें कभी-कभी परेशान भी करती है और हवा की वज़ह से हमें कभी-कभी मज़ा भी आता है। जो हल्की-हल्की हवा चलती है उसे हम बहुत एन्जॉय करते हैं। तो इस तरीके से कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी आप सोच सकते हो कि जब आपको हवा ने परेशान किया हो, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हो। अब ये जो विंड है, इसको हम मेन 3 टाइप्स में बाँटते हैं। फर्स्ट है परमानेंट विंड्स, देन सीज़नल विंड्स एंड देन लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स क्या होती हैं? ये होती हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज़ एंड ईस्टर्लीज़, राइट? परमानेंट विंड्स में भी आगे 3 कैटेगरीज़ हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज़ एंड ईस्टर्लीज़। और ये जो है, ये परमानेंट विंड्स होती हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये कॉन्स्टेंटली पूरे साल एक डायरेक्शन में ही बहती रहती हैं, ठीक है? ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती रहती। मान लो कोई हवा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस डायरेक्शन में बह रही है, तो पूरे साल वो इसी डायरेक्शन में बहती रहेगी, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। So that's why it is called permanent wind। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, तो ये वाला हो गया हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये हमारा हो गया इक्वेटर, राइट? और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन। तो आप बीच में देखोगे इक्वेटोरियल वाले रीजन पर यहाँ पे लिखा है लो प्रेशर। तो ये वाला जो एरिया है, ये लो प्रेशर वाला एरिया है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ पे, इनके आसपास क्या जो एरिया है, वो है हाई प्रेशर एरिया। अब हमने पढ़ा है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो अगर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे लो प्रेशर है, तो हवा कहाँ से बहेगी? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया से इक्वेटर की तरफ आके बहेगी, राइट? तो जैसे कि आपको ये एरोज से पता चल रहा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड है वो बह रही है, राइट? सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। और फिर उसके ऊपर है, सबसे ऊपर यहाँ हाई प्रेशर, जो एकदम जो हमारे पोलर रीजन्स हैं वो एकदम हाई प्रेशर वाले रीजन्स हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और हमें पता है जो ठंडा इलाका होता है वहाँ क्या होता है, हाई प्रेशर होता है एयर का, ठीक है? और यहाँ पे भी देखोगे सेम, जो हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे भी पोलर रीजन्स में हाई प्रेशर है और सब पोलर जो रीजन्स है यहाँ पे लो प्रेशर है। अब होगा क्या, सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा कैसे बहेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहाँ से इस तरफ बहेगी। और सिमिलरली जो यहाँ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर था उसके यहाँ से ये सब पोलर वाले रीजन की तरफ बहेंगी हवा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, राइट, और पोलर रीजन पे हाई प्रेशर है तो वो यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ बहेंगी। तो इस तरीके से ये जो हवाएं हैं, जो परमानेंट विंड्स हैं, वो ब्लो करती और इसीलिए इनका नाम जो है वो इनके डायरेक्शन के हिसाब से दिया हुआ है, राइट। तो आप देखोगे पोलर ईस्टर्लीज है क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बह रही हैं। आप देखोगे कि ये जो हवाएं हैं वो ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं बनाई गई हैं। ये जो पिंक पिंक लाइन है वो एकदम सीधी ऐसे लाइन नहीं बनाई गई हैं, उनको थोड़ा सा कर्व करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसका भी एक रीजन होता है कि क्योंकि कंटिन्यूअसली जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तो ये जो हवाएं हैं वो कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं बह पाती, वो हल्का सा कर्व ले लेती हैं, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ यहाँ पे हवा बह रही है तो इसलिए ये ईस्टर्लीज। यहाँ पे आप देखोगे ये जो हवाएं हैं ये वेस्ट की तरफ जा रही हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है ट्रेड विंड्स, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो इनकी डायरेक्शन का क्या है कि ये जो हवाएं हैं ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं और ये जो हवाएं ये साउथ ईस्ट से आ रही है, तो इसलिए इनका ओरिजिन के हिसाब से इनका नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो कि कौन सी जो हवाएं वो कहाँ पे बहती हैं, कहाँ पे ईस्टर्लीज है, कहाँ पे वेस्टर्लीज है। कारण मैंने आपको बता दिया है कि ये हवाएं किस तरीके से बहती है, किस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल रही है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सीजनल विंड्स। तो सीजनल विंड्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये वो विंड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में बहती, मतलब कि दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। ये सीजन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ली। एक सीजन में ये एक डायरेक्शन में बहती हैं और दूसरा सीजन आते ही ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती, जैसे कि जो मॉनसून्स है इन इंडिया। अब हमारे यहाँ जो मॉनसून है वो किन विंड्स की वजह से आता है? तो जैसे ये हमारा जो पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, तो यहाँ से जो हवाएं बहती हैं, साउथ वेस्ट से जो हवाएं बहती हैं, उनकी वजह से हमारे जो इंडिया है उसमें बारिश आती है, मानसून का जो सीजन है वो आता है। अब ये जो हवाएं हैं, ये जो साउथ वेस्ट जो विंड्स हैं, ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही बहती हैं, ये एक पर्टिकुलर पीरियड में ही बहती हैं। जैसे कि जैसे जून से सितंबर का हमारा जो पीरियड रहता है वो मानसून वाला पीरियड रहता है, तो इस पीरियड में ही ये जो विंड्स हैं वो इस तरीके से बहती हैं और फिर उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती, राइट। तो इस तरीके से वो विंड्स जो कि सीजनल अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं, एक सीजन में वो एक डायरेक्शन में बहती हैं और दूसरे सीजन में वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, तो उनको हम कहते हैं सीजनल विंड्स। नाउ लोकल विंड्स, these blow only during a particular period of the day or year in a small area। तो ये जो winds हैं, local winds, ये क्या करती हैं, एक छोटी सी जगह पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, या तो दिन के किसी पर्टिकुलर पीरियड में वो हवाएं बहती हैं या तो साल के किसी पर्टिकुलर पीरियड में वो हवाएं बहती हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक प्लेस की बात करें कि एक छोटा सा प्लेस है, अब यहाँ पे पूरे साल में मान लो एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कि हमारे यहाँ मान लो कि गर्मियाँ जब होती, तो गर्मियों में हम बात करते हैं लू की। तो ये जो लू है वो पूरे साल नहीं चलती, है ना, और वो ऐसी भी नहीं है कि सीजन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में ही बहती हैं। तो उस ऐसी हवाएं जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर पीरियड में ही बहती हैं, चाहे वो दिन का एक पर्टिकुलर टाइम हो या तो साल का कोई पीरियड हो, तो उस हिसाब से जो एक पर्टिकुलर पीरियड में बहती हैं हवाएं, उनको हम कहते हैं लोकल विंड्स। और लोकल मतलब कि किसी लोकल एरिया में, किसी एक एरिया में, ठीक है। So do you recall the hot and dry local winds of northern plains of India? तो northern plains में जो hot and dry winds बहती हैं, मतलब कि एकदम बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, एकदम रूखी होती हैं, उनमें नमी कुछ भी नहीं होती, तो वो हवाएं बहती हैं, ठीक है, गर्मियों के टाइम, और उसे हम क्या कहते हैं, लू। तो ऐसी हवाएं जो हैं उनको हम कहते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स का एक और एग्जाम्पल है, ये है द लैंड एंड सी ब्रीज। तो जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती हैं, ये आप नोटिस करोगे कि दिन के एक पर्टिकुलर टाइम में ही बहती। आपको याद होगा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या होता है, कि अब दिन के टाइम में हमें पता है कि मान लो ये समुद्र है, ठीक है, दिस इज, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बीच होता है, बीच पे क्या होती है, रेत होती है, यहाँ पे सैंड, ठीक है, बीच है यहाँ पे और बीच पे क्या होती है, सैंड होती है, रेत होता है, ठीक है। अब दिन के टाइम में क्या होता है कि रेत जो है वो बहुत जल्दी से हीट अप हो जाती है, ठीक है। रेत का जो है ये एक तरीके से नेचर है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। बट जो पानी है, सी में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, वाटर जो है वो इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होता और इतनी जल्दी गर्म भी नहीं होता। तो दिन के टाइम में सैंड तो जल्दी से गर्म हो जाएगी, बट सी वाटर जो है वो अभी इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ है, वो सैंड के कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा है। तो अगर यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया, यहाँ पे
हीट है। जहाँ पे हीट होती है वहाँ क्या होता है, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि जो वाटर है अभी वो थोड़ा ठंडा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया। और हमें पता है कि जो हवा है वो कैसे बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब कि दिन के टाइम पे हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ बहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। तो आप देखोगे दिन के एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, डे के जो एक पर्टिकुलर पीरियड है, जो दिन वाला समय है उसमें होता है। और रात को क्या होता है, अब रात को मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। अब मौसम ठंडा होता है तो रेत भी जल्दी से ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, रेत जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो गया, बट वाटर जो है वो पूरे दिन गर्म होता रहा, ठीक है, वो पूरे दिन गर्म होता रहा। अब रात होते होते ऐसा नहीं होगा कि वो अचानक से ठंडा हो जाएगा रेत की तरह, अब वो ठंडा होने में भी थोड़ा टाइम देगा। तो अब रेत जो है वो रात होते होते जल्दी से ठंडा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कोल्ड, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर एरिया। अब यहाँ पे पानी जो है वो दिन की, जैसे जैसे वो दिन में गर्म हुआ था इस वजह से अभी पानी में गर्मी है, पानी गर्म है, तो यहाँ पे हीट है अभी, ठीक है। और इसलिए हीट है तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर। अब रात को क्या होगा, रात को पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगा। अब मतलब कि रात को क्या होगी, लैंड ब्रीज बहेंगी, ठीक है। तो ये होता है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, और ये एक लोकल विंड्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किस तरीके से दिन के एक पीरियड में सी ब्रीज बहती हैं और दूसरे पीरियड में लैंड ब्रीज बहती हैं। साइक्लोन, नेचर्स फ्यूरी। तो इस सेक्शन में उड़ीसा में आए हुए एक साइक्लोन की बात की गई है कि किस तरीके से उस साइक्लोन ने उड़ीसा में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया। बहुत सारे जो लोग थे उनकी जानें गई, बहुत सारे जो एनिमल वो अफेक्ट हुए। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उड़ीसा जो है वो एक सी कोस्ट पर स्थित है, मतलब कि हमारे इंडिया में जो ईस्टर्न सी कोस्ट है, ठीक है। तो मान लो ये हमारा इंडियन पेनिनसुला है, तो यहाँ पे कहीं जो उड़ीसा है वो स्थित है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, राइट। बे ऑफ बंगाल में जो भी उठने वाले साइक्लोन्स हैं उनसे बहुत ज्यादा खतरा रहता है यहाँ पे स्थित जितनी भी स्टेट्स हैं उनको, ठीक है। सिर्फ उड़ीसा को ही नहीं, बाकी जो दूसरी भी स्टेट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जो भी साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में आने वाले हैं उनकी वजह से। तो ऐसा ही एक साइक्लोन आया था 17 एंड 18 अक्टूबर को 1999 में ओडिशा में, जिसकी वजह से ओडिशा के जो 5 डिस्ट्रिक्ट थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि पहुंची। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही 29 अक्टूबर को एक और सुपर साइक्लोन आया वहाँ पे। तो आप सोच सकते हो कि पहले एक साइक्लोन, मतलब लगातार दो दो साइक्लोन की वजह से वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी हो, ठीक है। अब जो भी डैमेजेस हुए थे ओडिशा में इस साइक्लोन की वजह से, वो मेन 3 फैक्टर्स से हुए थे, ठीक है। वो कौन-कौन से 3 फैक्टर थे, विंड वेलोसिटी, मतलब कि हवा की जो स्पीड है उसकी वजह से, रेन, बारिश, जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई, और टाइडल सर्ज, कि जो समुद्र की लहरें थी वो बहुत ज़्यादा उठ रही थी, और वो जो लैंड वाला एरिया है वहां तक लहरें आ रही थी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। जो विंड्स थी वो लगभग 260 किलोमीटर पर आवर के जो स्पीड है उससे बह रही थी, और लगभग 36 आवर्स तक ये विंड इस स्पीड में बहती ही रही। तो आप सोच सकते हो कितनी तेज स्पीड्स में हवा जो है वो बह रही थी। और इस हाई वेलोसिटी की वजह से, विंड की इस डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ, जो बहुत सारी ट्रीज हैं वो जड़ से उखड़ गए, बहुत सारे जो कच्चे घर थे वो डैमेज हो गए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल शेड्स वगैरह थी, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह पे जो शेड्स रहती हैं, ठीक है, वो उड़ गए, उसके जो रूफ टॉप्स थे वो उड़ गए। पावर सप्लाई एंड जो टेलीकॉम लाइंस थी वो पूरे तरीके से ठप हो गई, मतलब कि रुक गई, खराब हो गई। तो वहां पे लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ तेज विंड्स की वजह से। मतलब कि मैं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ, बल्कि आप देख सकते हो कि जैसे हवा जो है नॉर्मल बहती है तो कितनी अच्छी लगती है, बट यही हवा जब इतनी ज्यादा स्पीड से बहती है तो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, आप सोच सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा फैक्टर था हैवी रेन। तो साइक्लोन के कारण 3 दिन तक लगातार वहां पे बारिश होती रही, और इतनी ज्यादा बारिश के कारण ओडिशा में बहुत सारे जो रिवर्स थे वो भर गए, मतलब कि वो ओवरफ्लो हो गए, और जिसकी वजह से आसपास वाले इलाकों में बाढ़ आ गई। और जो साइक्लोनिक विंड्स थी उनकी वजह से टाइडल वेव्स जो है, जो समुद्र में लहरें थी, वो बहुत ऊंची ऊंची लहरें इस तरीके से उठ रही थी, और वो इनलैंड जो एरिया है, मतलब कि मान लो ये लैंड है और यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है। अब समुद्र से उठने वाली जो लहरें हैं वो आगे 20 किलोमीटर तक लैंड वाले एरिया में, अंदर 20 किलोमीटर तक वाले एरिया में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन उसने कॉज किया।
लगभग ये जो वेव्स थी, ये जो टाइडल वेव्स उठी, ये लगभग 7 से 10 मीटर हाई वेव्स थी और इनकी वजह से जो स्टैंडिंग पैडी क्रॉप थी, मतलब कि जो चावल की खेती थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, अभी जो साइक्लोन था वो गल्फ ऑफ थाईलैंड से ओरिजिनेट हुआ था, वहां से शुरू हुआ था और धीरे-धीरे करके नॉर्थ वेस्टवर्ड वाली डायरेक्शन में, मतलब ये हमारा जो है इंडियन पेनिनसुला है और यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और यहाँ से कहीं से जो साइक्लोन है वो उठा और इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट तरफ आने लग गया और सुबह 10:30 बजे 29 अक्टूबर में जो सुपर साइक्लोन है उसने ओडिशा के जो एरासमा एंड बालीकुड़ा वाला जो एरिया है वहां पे हिट हुआ। ये जो हम दूसरे वाले जो साइक्लोन की बात कर रहे हैं, सुपर साइक्लोन जो था वो 29 अक्टूबर को इन एरियाज में आया। अभी जो सुपर साइक्लोन था इसने जो उड़ीसा की मेजर सिटीज थी जैसे कि भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया और इसके साथ साथ 28 कोस्टल टाउन्स जो थे उनको पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया। लगभग 13 मिलियन जो पीपल हैं वो इसकी वजह से प्रभावित हुए थे, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे जो जानवर थे, जो लाइफ स्टॉक्स थे, गाय भैंस ये सब थी, वो भी मर गई, उनकी भी जानें चली गई। जो स्टैंडिंग पैडी क्रॉप थी, जो चावल की खेती थी, जो वेजिटेबल फ्रूट्स इन सब की जो खेती थी वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हुई। अब जैसा कि जस्ट हमने पढ़ा था कि जो लैंड वाला एरिया है वहां 20 किलोमीटर तक समुद्र की लहरों ने डिस्ट्रक्शन कॉज किया। समुद्र की लहरें जो है वो उठ उठकर अंदर तक आ रही थी। एक तरीके से जैसे नदी जो है वो उफान पर होती है, नदी में जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो नदी से पानी बाहर आने लगता है, ठीक है, लैंड पर। तो इसी तरीके से समुद्र का जो पानी था वो बहकर लैंड पर आ रहा था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, समुद्र का पानी जो होता है वो सेलाइन इन नेचर होता है, उसमें नमकीन पानी होता है, वो नमक होता है। अब ये जो नमक वाला पानी है वो जब यहाँ पे बैठेगा, मतलब कि जब पानी एवोपोरेट हो जाएगा तो लैंड पे क्या रह जाएगा, नमक नमक रह जाएगा। अब इस सेलेनाइजेशन के कारण क्या हुआ, ये जो जमीन है वो एग्रीकल्चर के लायक ही नहीं रही। अब यहाँ पे नमक नमक आ गया। अब ऐसी लैंड में खेती जो करनी है वो बहुत मुश्किल है, खेती हो ही नहीं पाती। तो इसलिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। तो ये सेलेनाइजेशन की वजह से जो समुद्र का पानी इन लैंड्स पर आया, उस वजह से ये जो लैंड्स हैं वो इनफर्टाइल हो गई। इसके अलावा लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल टीक एंड बैम्बू प्लांटेशंस हैव डिसअपियर्ड। मतलब कि जो साल टीक और बैम्बू की जो प्लांटेशन थी अब वो पूरी तरीके से गुम हो गई थी एक तरीके से। मतलब वो जो प्लांटेशन थी वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई, उनका पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया। और पारादीप एंड कोणार्क के बीच में जो मैनग्रोव फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, वो भी एक तरीके से खत्म हो गए। मतलब कि जो लहरें थी, जो हवा थी, उन्होंने इन सभी पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई। सारे जो पेड़ थे बहुत सारे वो जड़ से निकल गए, जो लैंड थी वो इनफर्टाइल हो गई। तो इस वजह से जो प्लांट्स थे वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। सिर्फ और सिर्फ जानवर और सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमंस हैं वही अफेक्ट नहीं हुए थे, जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, वो सब भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे इस साइक्लोन की वजह। तो इस सेक्शन में हमने विंड के बारे में जाना और देखा कि किस तरीके से विंड जो है वो हमें बहुत सारे फायदे भी पहुंचाती है, किस तरीके से जो विंड है वो जब चलती है तो हमें अच्छा लगता है। और विंड की वजह से ही एक तरीके से जो बादल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, फिर बारिश होती है। हमने इसमें लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि किस तरीके से ये जो विंड है वो कभी कभी डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है, कि जब बहुत तेज हवा चले तब ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकती है, राइट। मॉइस्चर, तो मॉइस्चर क्या होता है, नमी। और नमी किस चीज की वजह से होती है, पानी की वजह से। तो इस सेक्शन में हम वाटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से वाटर वेपर बनते हैं, मॉइस्चर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, बारिश कैसे होती है। तो ये सभी चीजें हम इस सेक्शन में देखेंगे। नाउ व्हेन वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। अब जब पानी अलग अलग वाटर बॉडीज से, जैसे कि रिवर हो गया, लेक, पॉन्ड, इन सभी से वाटर जो है वो इवोपरेट होता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है, वो जल वाष्प बन जाता है। मतलब कि अभी तक तो लैंड पर वाटर था, ठीक है। आप देखते हो कि आपने कहीं पर थोड़े पानी गिर जाता है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि आपने पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया पर पानी जो है वहां से उड़ चुका होता है, पानी वहां पे नहीं होता। तो वो पानी जाता कहाँ है आखिर, वो हवा में चला जाता है। नाउ मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब हवा में जो पानी है, अब ये जो मॉइस्चर है, नमी है हवा में, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, हवा में जो भी पानी होता है, जो भी वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब जब एयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एक ह्यूमिड डे है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। कि मतलब जिस दिन हवा जो है वो पूरे के
पूरी जो है नमी वाली है, उसमें वाटर वेपर बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हम क्या कहते हैं, वो ह्यूमिड डे है। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे हवा जो है वो गर्म होती है, वार्म होती है, वैसे वैसे वो एक्सपेंड करती है और पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर्स को अपने अंदर रखेगा, जो एयर है उसमें और भी ज्यादा वाटर वेपर्स आएंगे और इसीलिए जो दिन है वो और भी ज्यादा ह्यूमिड बन जाएगा, मतलब कि हवा में नमी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे गर्म एरिया होता है वहां की एयर जो है वो भी गर्म रहेगी तो वो एक्सपेंड करेगी, उसकी कैपेसिटी जो होगी वाटर वेपर्स को होल्ड करने की वो बढ़ेगी। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर्स होल्ड करेगी। तो जो गर्म इलाके हैं वहां की जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड होती है, वहां बहुत ज्यादा ह्यूमिड एनवायरमेंट रहता है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily. अब ह्यूमिड डे में क्या होगा, क्योंकि हवा के अंदर पूरी की पूरी जो नमी है वो जा चुकी है, हवा के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है। जब ऑलरेडी उसमें इतना ज्यादा पानी है तो वो बाकी और चीजें जो है कहीं से एवोपरेट नहीं कर सकती, मतलब कि पानी को वो और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। तो अगर हम मान लो हम कपड़े भी सुखाने डालते हैं, गीले कपड़े, तो वो कपड़े इतनी जल्दी सूखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हवा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है, तो अब उसकी कैपेसिटी जो है और ज्यादा पानी को होल्ड करने की वो खत्म हो गई, उसके अंदर ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा पानी है। और इसी तरीके से जब हमारी जो पसीना होता है, जो स्वेट होता है, वो भी ह्यूमिड डेज पे इतनी जल्दी एवोपरेट नहीं होता, इतनी जल्दी सूखता नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling. अब जैसे हमने देखा कि जो पानी है वो एवोपरेट होता है और हवा में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे पानी था वो एवोपरेट हुआ इस तरीके से। अब धीरे धीरे करके ये ऊपर जाने लगता है, ठीक है, और ऊपर जाने लगता है, हवा के साथ ये ऊपर जाने लगता है। और एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि ये पानी ठंडा होने लगता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग। अब ठंडा होने लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो पानी भाप के फॉर्म में था, जो वेपर के फॉर्म में था, अब वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा, अब वो भाप से वापस से पानी की फॉर्म ले लेगा। ठीक है, पहले वो एक तरीके से गैसियस स्टेट में था, अब वापस से वो लिक्विड स्टेट में आने लगेगा। सो द वाटर वेपर्स कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब जो पानी की भाप बनी थी अब वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, बूंदे बन जाएंगी। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्लाउड्स क्या होते हैं, बादल क्या होते हैं, बादल जो हैं इन वाटर ड्रॉपलेट्स का ही एक मास होते हैं, मतलब कि बहुत सारी जब वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं तो वो हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। इसके अलावा बादल में और भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं, बट मेनली ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो भी होती है। अब जब ये ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की जो बूंदे हैं, जब ये इतनी ज्यादा हैवी हो जाती हैं कि अब वो और ज्यादा एयर में नहीं रह सकती, तो फिर ये पर्सपिटेशन के रूप में नीचे आ जाती हैं। पर्सपिटेशन मतलब क्या होता है कि पानी जब किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेन की फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, जब भी आसमान से धरती पर आके गिरता है पानी किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं पर्सपिटेशन। ठीक है, अब मतलब कि बादल जो थे वो इतने ज्यादा हैवी हो गए कि अब और ज्यादा वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में नहीं रह सकती, तो पानी जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। अब आपने देखा होगा कि जब आप आसमान में जेट प्लेन्स को उड़ते हुए देखते हो तो उनके पीछे एक वाइट ट्रेल दिखाई देता है, इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे धुएं की एक लाइन सी बन गई है। ठीक है, बट वो धुआं नहीं होता है, वो क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस। अब उनके इंजन से जो मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जेट प्लेन्स होते हैं वो कितनी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं, और ऊंचाई पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से जैसे ही जेट प्लेन्स के इंजन से मॉइस्चर निकलता है तो वो कंडेंस हो जाता है, पानी जो है वो भाप से वापस से पानी बन जाता है, मतलब कि उनके इंजन से भाप निकलती है और वापस से वो पानी का रूप ले लेती है, वापस से वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। एंड वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और हमें ये जो ट्रेल है, जेट्स प्लेन के पीछे जो ट्रेल दिखती है हमें, वो क्यों दिखती है? क्यों? क्योंकि उसके इंजन में से जो भी कंडेंस वाटर निकला वो है, और उसे हम थोड़ी देर तक इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ऊपर जब तक हवा उसे डिस्टर्ब नहीं करती तब तक वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। ठीक है, वो इस तरीके की जो बादलों जैसी लाइन दिखती है हमें, धुएं जैसा, तो वो जब तक बना रहता है जब तक कि हवा उसे आके डिस्टर्ब ना कर दे। तो ये क्या होता है, ये धुआं नहीं होता है, ये बादल नहीं होते, ये मॉइस्चर ही होता है, कंडेंस मॉइस्चर होता है जो कि जेट प्लेन्स के इंजन से निकला हुआ होता है। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. तो precipitation मैंने क्या बताया था कि वाटर जब किसी भी फॉर्म में नीचे अर्थ के सरफेस पे आए तो उसको हम precipitation कहते हैं। अब जब वाटर लिक्विड फॉर्म में
अर्थ के सरफेस पे आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, रेन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। अब ग्राउंड वाटर जो है, धरती के नीचे जो पानी है यहाँ पे, जैसे आप लोग हैंड पंप से भी पानी निकालते हैं, राइट, तो वो पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। ये हैंड पंप में नीचे पूरा पाइप होता है और वहां तक होता है जहां तक कि ग्राउंड वाटर होता है। तो यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है। तो ये ग्राउंड वाटर आता कहाँ से है, रेन वाटर की वजह से ही आता है। कि क्या होता है, जमीन में जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जो खुद जमीन होती है, वो इस पानी को सोख लेती है, रेन वाटर को सोख लेती है, और धीरे धीरे करके पानी जो है वो नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर ये ग्राउंड वाटर के रूप में यहाँ पे जमा हो जाता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। अब जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो पानी को प्रिजर्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक तो देखो इसी तरीके से कि अगर यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो उनकी जड़ें जो हैं वो पानी को रोक के रखेंगी। अगर पानी, यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा तो पानी जल्दी से यहाँ से बह जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ हल्की सी इस तरीके से स्लाइड है। अब अगर यहाँ पे कोई पेड़ पौधा है और बारिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और बारिश हो रही है, तो पानी जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा। पेड़ों की वजह से यहाँ पे पानी जो है वो रुक जाएगा और धीरे धीरे करके फिर वो जमीन में चला जाएगा, सोख लेगी जमीन उसको। बट अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे, अगर ये पेड़ नहीं होंगे, तो क्या होगा, पानी जो है वो डायरेक्टली यहाँ से बह जाएगा। पानी यहाँ खड़ा ही नहीं होगा, पानी यहाँ से बहते बहते यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, नीचे वाले एरिया में चला जाएगा। और होगा क्या, नीचे वाले एरिया में पानी बहुत ज्यादा चला जाएगा तो वहां बाढ़ आ जाएगी, और ऊपर वाले एरिया में पानी रुका ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूखा सा पड़ जाएगा, यहाँ की जमीन बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पेड़ जो है वो पानी को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. तो जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ों पे यहाँ पे ये पेड़ है। अब जब तक पेड़ थे, सिमिलरली क्या होगा, मान लो यहाँ से बारिश हुई, ठीक है, बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है। अब पेड़ों की वजह से क्या होगा, जो भी बारिश होगी वो यहाँ पे रुक जाएगा, पानी यहाँ पे रुक जाएगा। अचानक से वो नीचे बह के नहीं जाएगा, वो नीचे वाले एरिया में अचानक से बह के नहीं जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, कि जब तक ये जो जमीन है वो भी अंदर पानी को सोख लेगी और पानी जो है वो स्लो स्लो यहाँ नीचे वाले एरिया तक आएगा, अचानक से नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पानी जो है, मतलब पेड़ जो है वो पानी को होल्ड करके रखते हैं, रोकते हैं। अब अगर यहाँ पे पेड़ नहीं होंगे तो होगा क्या, पहाड़ों पे जो भी बारिश होगी उसका पानी डायरेक्ट जल्दी जल्दी से बह के यहाँ नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे अचानक से इतना ज्यादा पानी आ जाएगा तो ये जो नीचे वाले एरियाज हैं, ये जो लो लाइंग एरियाज हैं, यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, राइट। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा वगैरह नहीं है, तो जो यहाँ की टॉप सॉइल थी वो भी ऊपर से बह के पानी के साथ नीचे आ जाएगी। तो होगा क्या, ये जो पहाड़ की ये वाली जो स्लोप है वो बिल्कुल ही बंजर हो जाएगी, क्योंकि उसका जो टॉप लेयर था, जो सॉइल का फर्टाइल लेयर था, अब वो भी पानी के साथ बह के नीचे आ गया। तो क्या हुआ, नीचे बाढ़ भी आ गई और यहाँ पे सॉइल इरोजन भी हो गया, यहाँ की जमीन बंजर भी हो गई, तो और भी ज्यादा नुकसान हो गया हमें, है कि नहीं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो इनके मैकेनिज्म के बेसिस पर 3 टाइप्स की रेनफॉल होती है। पहला होता है कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल के बाद है द ओरोग्राफिक रेनफॉल, और उसके बाद है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये जो है 3 टाइप है रेनफॉल के। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो रेनफॉल जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पेड़ वाला, कि अगर पेड़ जो है वो कट जाएंगे तो क्या होगा, जमीन बंजर हो जाएगी और नीचे वाले एरियाज में बाढ़ आ जाएगी। तो अगर जमीन बंजर हो जाएगी तो और प्लांट्स उग ही नहीं सकते। दूसरा कि अगर बारिश ही नहीं होगी तो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमें पेड़ पौधों को टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर बारिश ही नहीं आएगी तो पेड़ों को पानी कहाँ से मिलेगा। जैसे जिस तरीके से हमें जीने के लिए पानी चाहिए, क्या आप एक भी दिन बिना पानी के रह सकते, नहीं रह सकते। तो इसी तरीके से पेड़ पौधों को भी रेगुलरली पानी चाहिए होता है, और पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से नॉर्मली। और अगर बारिश ही नहीं होगी तो ये जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जिस तरीके से हमें पीने के लिए पानी चाहिए होता है, एनिमल्स को भी पीने के लिए पानी चाहिए होता है, और अगर पानी नहीं होगा तो एनिमल्स जो है वो प्यासे मर जाएंगे। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। अब जो बारिश है उसकी वजह से फ्रेश वाटर अर्थ सरफेस पे आता है, और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो पाता है। हम ग्राउंड वाटर को कितना ज्यादा यूज करते हैं, और अगर ये ग्राउंड वाटर में पानी नहीं रहेगा तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो बारिश जो है वो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करने का काम करती है। इफ रेनफॉल इज लेस, अ वाटर स्कैरसिटी एंड ड्रॉट अकर। अगर बारिश बहुत कम होगी तो वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी और सूखा पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा। और वही अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है।
तो इसीलिए ना बहुत कम बारिश चाहिए हमें, ना बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल अमाउंट में बारिश चाहिए, जिससे कि हम सभी की नीड्स जो हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, हमारी सबकी नीड्स जो है वो पूरी हो जाएं, ना ही सूखा पड़े ना ही बाढ़ आए। तो इतनी ज़्यादा भी बारिश नहीं चाहिए हमें, इतनी कम भी बारिश नहीं चाहिए, बट इतनी ज़रूर चाहिए कि हम लोग जो है प्यासे ना मरे, पेड़ पौधे जो है वो मुरझाए ना। नाउ इन द डू यू नो सेक्शन, अदर फॉर्म्स ऑफ पर्सपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हील। तो ये जो है कुछ दूसरे फॉर्म्स हैं पर्सपिटेशन के, कि जैसे जब लिक्विड फॉर्म में पर्सपिटेशन होती है, बारिश होती है, तो उसको हम रेन कहते हैं। वही जब जब पानी जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है ऊपर जाके, तो वो ओलो की फॉर्म में गिरता है ना, स्नो बन जाता है, स्लीट बन जाता है। तो इस तरीके से पानी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में धरती पर आता है, बट यहाँ से ऊपर जो है वो एक ही फॉर्म में जाता है, भाप बनकर, ठीक है, एवोपरेट होकर। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7 जियोग्राफी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you do, then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep working hard.